अस्सलाम वालेकुम। बुलेटिन में खुशामदीद। मैं हूँ शाहज़ेब अहमद और मैं हूँ सबा शेख। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे इस खबर से। आपको बताएं कि कराची के इलाके महमूदाबाद में नाले के इतराफ तजावुज़ात के खात्मे के लिए ऑपरेशन के खिलाफ इलाका मकीन एहतजाज कर रहे हैं। इंतजामिया को सख्त मुज़ाहमत का सामना है। मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए पुलिस की भारी नफरी मौजूद है। सूरत हाल क्या है वहाँ पर जानेंगे अपने नुमाइंदे अली हफीज़ से। अली हफीज़ बताएगा ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए क्या किया जा रहा है पुलिस की जानिब से? जी बिल्कुल, सुबह 9 बजे जो है केएमसी का महकमा तजावुज़ात है, कमिश्नरी निज़ाम का अमला है, इसके अलावा पुलिस की भारी नफरी यहाँ पर महमूदाबाद नाले पर ऑपरेशन के लिए अख्तर कॉलोनी के मकाम पर पहुंची थी। सुबह 9 से लेकर दोपहर 2 बजे तक जो है अख्तर कॉलोनी की तरफ जो नाले का पॉइंट था यहाँ पर ऑपरेशन शुरू नहीं किया जा सका था। जिसके बाद केएमसी ने नई हिकमत अमली बना के जो है पिछले रास्ते से जो महमूदाबाद फायर स्टेशन का रास्ता है वहाँ से जो है पुलिस की भारी नफरी बख्तरबंद और बड़ी नफरी के साथ दाखिल हुई इलाके के अंदर। केएमसी की टीम तो पुलिस की बख्तरबंद के सामने जो है खवातीन आ गई थी, वो एहतजाज कर रही थी और बख्तरबंद के आगे खड़ी हो गई थी। इनका कहना था हम गरीब हैं, हमारे घर मिसमान ना किए जाए। इसके बाद सूरत जैसी पुलिस की नफरी और दाखिल हुई इलाके के अंदर तो जो इलाके मकीन थे उनकी जानिब से जो है पथराव किया गया। इस वक्त सूरत हाल ये है कि पुलिस जो है यहाँ से पीछे हट चुकी है, केएमसी की मशीनरी अमला पीछे जा चुका है और जो असिस्टेंट कमिश्नर फिरोजाबाद थी जो लीड कर रही थी ऑपरेशन को वो भी यहाँ से जा चुकी है। अब जो है रेंजर्स की नफरी यहाँ पर इलाके में पहुंचना शुरू हो गई है। ग्रेन ऑपरेशन जो है इसका प्लान आज मुरतब किया गया था। कहा गया था कि 7 किलोमीटर मबनी रकबे पर जो है नाला वाक़ है महमूदाबाद का, जिसके दोनों तरफ जो है 75% जो है रकबा क्लियर करवाया जाएगा। इसके लिए ऑपरेशन डिजाइन किया गया था, लेकिन सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक ऑपरेशन शुरू नहीं हो सका था। जब इलाके के अंदर महमूदाबाद के अंदर दाखिल होने की कोशिश की पुलिस ने भारी नफरी ने, तो यहाँ पर इलाके मकीनों का एहतजाज बहुत बड़ी तादाद में नजर आया है, बहुत बड़ा एहतजाज सामने आया है। यही वजह है इलाका मकीनों की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है। इस वक्त सारी सूरत हाल से अपडेट करें अली हफीज़, आपका शुक्रिया। और कराची वालों का इंतजार हुआ खत्म। वफाकी वजीर रेलवे ने सर्कुलर रेलवे का इफ्तिताह कर दिया। शेख रशीद ने किराया 50 से कम करके 30 रुपए का ऐलान भी कर दिया। मगर तकरीब में लगे लोकल ट्रेन कराची की बहाली के पैनाफ्लेक्स ने सवाल भी उठा दिए। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं सलमान अहमद। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म, सर्कुलर रेल चल पड़ी। शेख रशीद का कहना था कि 14 दिसंबर से मजीद 14 किलोमीटर ट्रैक पर भी ट्रेन चलेगी। 14 तारीख को 15 दिन बाद फिर आपको ज़हमत देंगे। हमें उम्मीद है कि हम 15 दिन में इन ट्रैक्स, इन क्रॉसिंग को मुकम्मल कर लेंगे। उनका कहना था कि रेलवे की ज़मीन पर कब्जा माफिया बहुत ताकतवर है। बाबा इतना कब्जा है कि अगर एक प्लाट बेचें तो पाकिस्तान रेलवे का सारा खसारा ख़त्म हो सकता है। विफाकी वजीर ने सिटी स्टेशन से कैंट स्टेशन तक मीडिया नुमाइंदगान के हमरा सफर भी किया। समा के सवाल पर जवाब दिया कि असल सर्कुलर रेलवे ट्रैक पर दौड़ता देखने के लिए शहरियों को 1 साल इंतजार करना होगा। कितने अरसे में असल ट्रैक पर जो है वो सर्कुलर रेलवे चलेगी? 1 साल। मगर जनाब जरा शेख साहब के पीछे लगे पैनाफ्लेक्स को भी देख लीजिए, जिसमें सर्कुलर रेलवे नहीं बल्कि लोकल ट्रेन कराची की बहाली का इफ्तिताह प्रिंट है। शेख साहब, नई नवेली कराची सर्कुलर रेलवे लिखी बोगियां लोकल ट्रेन के ट्रैक पर दौड़ने से उसे केसीआर की बहाली का नाम कैसे दिया जा सकता है? कैमरामैन आतिफ कुरैशी, इमरान शाहिद और साथी रिपोर्टर खुर्शीद आलम के साथ सलमान अहमद, समा, कराची। कराची सर्कुलर रेलवे में शहरी कल से सफर कर सकेंगे। केसीआर के असल रूट का ट्रैक तो तैयार नहीं हुआ, अब सिर्फ सिटी स्टेशन से पिपरी और पिपरी से सिटी स्टेशन पर लोकल ट्रेन के ट्रैक पर ट्रेन चलेगी। एक बोगी में 66 नशस्तें हैं, 34 मुसाफिर खड़े होकर सफर कर सकते हैं। सलमान अहमद की रिपोर्ट। केसीआर के रूट पर ट्रैक मुकम्मल हुए, ना ही स्टेशन तैयार हैं। टिकटिंग बूथ, बिजली और पानी की सहूलियात भी मयसर नहीं। यहाँ तक के क्रॉसिंग लाइन तक नहीं बिछाई जा सकी। वजीर रेलवे ने पहले मरहले में सिटी स्टेशन से नाज़िमाबाद के औरंगी स्टेशन तक 14 किलोमीटर ट्रेन चलाने का ऐलान किया था, मगर अब सिर्फ सिटी स्टेशन से पिपरी और पिपरी से सिटी स्टेशन तक केसीआर चलेगी, जहां पहले लोकल ट्रेन चलती थी। केसीआर के असल रूट पर
ट्रैक का काम मुकम्मल ही नहीं हो सका। सिटी स्टेशन से पहली ट्रेन सुबह 7 बजे रवाना होकर 8:30 बजे और दूसरी ट्रेन शाम 5 बजे रवाना होकर 6:30 बजे पिपरी स्टेशन पहुंचेगी, जबकि पिपरी से पहली ट्रेन सुबह 7 बजे रवाना होकर 8:30 बजे और दूसरी ट्रेन शाम 4:30 बजे रवाना होकर शाम 6 बजे सिटी स्टेशन पहुंचेगी। एक बोगी में 66 अफराद नशिस्तों पर बैठकर और 34 खड़े होकर सफर करेंगे। शहरी कहते हैं 2005 के वादे 2020 में भी पूरे ना हो सके। शहर के चारों तरफ चक्कर लगाने वाली केसीआर ट्रेन को असल ट्रैक के बजाय लोकल ट्रेन के आड़े टेढ़े ट्रैक पर दौड़ाकर जान छुड़ा ली गई। सलमान अहमद, समा, कराची। अवामी सवारी ट्रेन की आरामदेह सफ़र वाली बोगियां कैसे और कितने में बनती हैं, ये जानने के लिए फरार रब्बानी हमें सैर करा रहे हैं इस्लामाबाद कैरेज फैक्ट्री की। 1970 में इस फैक्ट्री ने काम स्टार्ट किया। इस्लामाबाद की पाकिस्तान रेलवे कैरेज फैक्ट्री, जहां अवामी सवारी के लिए आरामदेह बोगियां तैयार हो रही हैं। हैवी इंडस्ट्री, बड़ा काम, सख्त मेहनत और कौमी खिदमत सब एक साथ एक ही छत तले। लोहे और फौलाद की कटाई, फर्श से छत तक की जोड़ तोड़, खिड़कियों दरवाजों से सीटों, बर्थों, सस्पेंशन स्प्रिंग और मकनातीसी पुर्जों तक की कठिन तैयारी। यहाँ पुरानी बोगियों का कोई भी टुकड़ा जाया नहीं किया जाता। हम इसकी फिजिकल कंडीशन देखते हैं। फिजिकल कंडीशन देखने के बाद हम डिसाइड करते हैं कि आया ये बनने के काबिल है कि नहीं है। हर 3 दिन के बाद हम यहाँ से कोच निकालते हैं। खाम हालत से लशपश जगमगाती बोगी बनने तक एक कोच पर कितना खर्च आता है और महीने भर में ये फैक्ट्री कितनी बोगियां बना लेती है, ये भी जान लें। 9 मिलियन लगते हैं जो हमारी कोच को 0 से फाइनल कंडीशन तक बनने के लिए। हमारी जो मंथली यहाँ से प्रोडक्शन टारगेट है वो 10 कोचेस पर मंथ है। थकी हारी नाकारा बोगियों को यहाँ बना सजाकर ताज़ा मुसाफिरों का नया राही बना दिया जाता है। कैमरामैन सैयद वाजिद अली के साथ फरार रब्बानी, समा, इस्लामाबाद। वफाकी वज़रा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आपको बराह रास्त दिखाते हैं। हुआ इंशाल्लाह ताला तहरीक इंसाफ की हुकूमत जल्द वहाँ पर बन जाएगी और उनके साथ काम करके इंशाल्लाह ताला ऐसा ही एक मजबूत तरक्याती पैकेज हम वहाँ के लिए भी देंगे। यहाँ पर जो हमने काम किया है उसकी पहले भी आपको हाइलाइट्स बताई थी, लेकिन जस्ट मैं क्विकली इसके अंदर चीज़ें बड़ी बता दूँ। बिजली का निज़ाम जो है वहाँ पर बहुत बड़ी आबादी है जिसकी बिजली का कनेक्शन नहीं है। इस वक्त सिर्फ 12% घर ऐसे हैं जहाँ बिजली का निज़ाम वहाँ पर कनेक्टेड है। उसको बढ़ा के हम जो है वो 57% घर जो हैं इन 9 अज़ला के अंदर वहाँ तक बिजली पहुँचाने का प्रोग्राम बनाया गया है। इसमें से कुछ जो हैं वो ग्रिड के साथ, नेशनल कौमी ग्रिड जो है उसके साथ कनेक्ट किए जाएंगे और बहुत से ऐसे हैं टोटल 3,20,000 घरों का इजाफा होगा, जिसमें से 2,73,000 घरों के अंदर रिन्यूएबल एनर्जी के ज़रिए, सोलर एनर्जी के ज़रिए ऑफ ग्रिड जो है या लोकल ग्रिड्स बनाकर वहाँ पे फराहम की जाएगी। गैस की फराहमी वहाँ पे जो है उसके लिए एक मॉडर्न निज़ाम डिस्ट्रीब्यूशन का किया जा रहा है और जो लोग ज़्यादा इस्तात नहीं रखते और वो महंगी गैस नहीं खरीद सकते, उनके लिए हमारे जो सोशल प्रोटेक्शन का, जो समाजी तहफ़्फ़ुज़ का हमारा प्रोग्राम है, एहसास प्रोग्राम, उसके ज़रिए उनकी मदद भी की जाएगी ताकि वो ये गैस खरीद सकें। 16 नए डैम्स बनने जा रहे हैं इस पैकेज के तहत और उससे 1,50,000 एकड़ अराजी जो है वो ज़ेर काश्त आएगी और जाहिर है कि उसके साथ जो है बहुत बड़ी तादाद के अंदर जो है रोज़गार की भी मौके आएंगे। मैं सबसे बड़ा इसके अंदर जो पैसा खर्च हो रहा है, जो PSDP का पैसा लग रहा है, वो सड़कों की कंस्ट्रक्शन के ऊपर है। वो मैं इसके बाद मुराद से रिक्वेस्ट करूंगा, आपको तफसील बताएंगे उसकी। तालीम के लिए हमारा वफाकी वजारत का प्रोग्राम है एस्पायर, उसके ज़रिए 6,40,000 बच्चों को डिस्टेंस लर्निंग पे, यानी कि जो रिमोट लर्निंग का टेक्नोलॉजी के ज़रिए वहाँ पे मुकामी एक स्कूल भी होगा, लेकिन उसके साथ जो है जो मॉडर्न टीचिंग मेथड्स हैं और सिलेबस है उसको बढ़ाने के लिए टीचर्स जो हैं वो बड़े शहरों से वहाँ पे कनेक्ट करके 6,40,000 बच्चों को उस प्रोग्राम के अंदर भी लाया जा रहा है। और वसीलाए तालीम प्रोग्राम जो है, जो हमारे सोशल प्रोटेक्शन डिवीज़न, समाजी तहफ़्फ़ुज़ के डिवीज़न का प्रोग्राम है, उसके तहत भी 83,000 बच्चे जो हैं उनको स्कूल में दाखिले के लिए न सिर्फ मुफ्त दाखिला दिया जाएगा बल्कि उनके वालिदैन को माहाना जो है वो मुआवजा भी मिलेगा। 2,000 रुपये फ़ी लड़की के और 1,500 रुपये फ़ी बच्चे के, लड़के के लिए।
اسی کے ساتھ ساتھ صحت کی بہت سخت سہولیات کی وہاں پہ مشکلات ہیں، تو 200 سے زیادہ بنیادی صحت مراکز جو ہیں ان کو اپ گریڈ کیا جا رہا ہے. وہاں پہ ماڈرن جو ہے اکوپمنٹ لے جایا جائے گا، لیبارٹری کے وہاں پہ نظام لے جائے جائیں گے. تو 200 سے زیادہ، اور یہ جو ہے تقریباً آدھی سے زیادہ آبادی جو ہے اس. کراچی میں محمود آباد نالے پر تجاوزات کے خلاف آپریشن جاری ہے. پتھراؤ سے 2 پولیس اہلکار زخمی ہوئے. مزید جانیں گے محمد علی حفیظ سے. محمد علی، آگاہ کیجیے گا، یہ مظاہرہ شدت اختیار کر گیا ہے، انہیں منتشر کرنے کے لیے، کنٹرول کرنے کے لیے پولیس اب کیا کر رہی ہے؟ جی بالکل، محمود آباد نالے پر گرینڈ آپریشن کے لیے جب پولیس اور KMC کی ٹیم یہاں پہنچی تو علاقہ مکین بڑی تعداد میں احتجاج کے لیے نکل آئے. جو نوجوان تھے کافی مشتعل تھے، اشتعال میں تھے، انہوں نے جو ہے پولیس پر اور KMC کی ٹیم پر جو ہے پتھراؤ شروع کر دیا. اس دوران جو ہے محکمہ انتظامی تجاوزات اور پولیس کے 2 اہلکار جو ہے وہ زخمی ہوئے ہیں. پوری مشینری جو بختر بند تھی اس سے بھی جو ہے پتھراؤ کیا گیا. پولیس کی جو موبائل سیسیٹی وائرز کی اس کے شیشے توڑ دیے گئے. کئی افراد جو ہے جو رہنے والے تھے وہ بھی زخمی ہوئے ہیں. اس سے پہلے جو ہے پورے علاقے میدان جنگ بن گیا تھا، میدان جنگ کا منظر پیش کر رہا تھا. 2 طرف سے جو ہے سیسیٹی وائرز بھی تھے، وہی پتھراؤ کر رہے تھے مظاہرین پہ، اور مظاہرین سے وہ بھی جو ہے پتھراؤ کر رہے تھے. KMC کے مظاہرین کی جانب سے بھی پتھراؤ کیا جا رہا ہے. بہت شکریہ محمد علی حفیظ. گلگت بلتستان الیکشن میں کامیاب 4 آزاد امیدوار پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہو گئے ہیں. PTI سادہ اکثریت حاصل ہونے کے بعد حکومت بنانے کی پوزیشن میں آ گئی ہے. GB 22 سے آزاد امیدوار مشتاق حسین، GB 23 سے آزاد امیدوار عبدالحمید اور اسکردو 3 سے آزاد امیدوار وزیر سلیم PTI میں شامل ہو گئے. اسکردو 4 سے آزاد امیدوار راجہ ناصر نے علی امین گنڈاپور سے ملاقات میں PTI میں شمولیت کا اعلان کیا. الیکشن میں تحریک انصاف 9 نشستوں پر کامیاب ہوئی تھی. 4 آزاد امیدواروں کی شمولیت کے بعد PTI حکومت بنانے کی پوزیشن میں آ گئی. اب بلاول بھٹو کہتے ہیں فافن رپورٹ میں کہیں نہیں لکھا گلگت بلتستان انتخابات شفاف ہوئے. فافن رپورٹ میں لکھا ہے ہر پولنگ سٹیشن پر 3 اعتراضات ہیں. بلاول نے اعتراض کیا کہ مبصرین کو پولنگ بوتھ میں نہیں جانے دیا گیا. میں نے وہ رپورٹ پڑھا، یہ سلیکٹڈ کچھ چینلز کے مطابق وہ صاف و شفاف کہتا ہے، لیکن اس رپورٹ میں کہیں نہیں لکھا صاف و شفاف. اس رپورٹ میں یہاں تک لکھا گیا ہے کہ ہر پولنگ سٹیشنز میں کم از کم 3 اعتراضات ہیں. اس میں رپورٹ میں لکھا گیا ہے کہ الیکشن آبزرورز کو پولنگ بوتھس میں جانے نہیں دیا گیا. اس رپورٹ میں جو اسٹرکچرل فلاز ہے ان کو آگے لے کر آئے تھے، اور ساتھ ساتھ اس کے رپورٹ کے ساتھ ساتھ جو فارم 45 پہ انہوں نے لکھا. اب تک آپ کو نہیں سمجھا کہ فارم 45 کی اہمیت کیا ہے. اب تک جو ہمارے فارم 45 سے آپ کے فارم 45 سے ان میں فرق ہے، ریزلٹس کا فرق ہے، اور اس چیز کا فرق ہے کہ ہمارے پہ سگنیچرز ہیں، آپ پہ سگنیچرز نہیں ہیں. تو اگر یہ 2013 میں بھی ہوتا، پھر 2015 میں بھی ہوتا، اور ابھی بھی گلگت بلتستان میں بھی ہو رہا ہے، تو ہم جانتے ہیں یہ کیوں ہو رہا ہے. کچھ لوگ پیغام بھیجنا چاہتے ہیں کہ وہی حکومت بناتے ہیں، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ جدوجہد ہے، پہلے دن سے جدوجہد ہے. اس سے پہلے فافن نے گلگت بلتستان کے انتخابات کو صاف اور شفاف قرار دیا تھا. صبح کے پروگرام آواز میں گفتگو کرتے ہوئے سرور باری کا کہنا تھا کہ خوشی ہے تمام جماعتوں نے بھرپور انتخابی مہم چلائی. نظر میں 2018 کے انتخابات اور 2000 ابھی جو 20 میں گلگت بلتستان میں انتخابات ہوئے ہیں وہ بہت ٹرانسپیرنٹ بھی ہیں، وہ اکاؤنٹیبل بھی ہیں، وہ کیونکہ انتخابات فری بھی ہونے چاہیے اور فیئر بھی ہونے چاہیے. اپوزیشن کی پارٹیوں نے بھرپور کمپین چلائی ہے. میں بہت خوش ہوا، بلاول صاحب وہاں کمپین کر رہے ہیں، مریم بی بی وہاں کر رہی ہیں، ان کے لوگ کر رہے ہیں، حکومتی نمائندے بھی الیکشن وہاں کمپین میں مصروف ہیں. اور اس وقت سوائے خدشات کے اظہار کے کوئی ایسی چیز سامنے نہیں آئی. اور باپ ہو تو ایسا اور بیٹی ہو تو ایسی، مہمان کا دکھ نہ دیکھ سکے، مداوے کے لیے جان پر کھیل گئے، عزت خطرے میں ڈال دی. کشمور کے ہیرو ASI محمد بخش اور ریشما نیا دن کے مہمان بنے اور سب کو رلا دیا. رہی تھی، اس کے آنسو بہ رہے تھے تو ہم بھی رو پڑتے تھے. ہم کو بھی احساس تھا ہم بھی کسی کی بیٹی ہیں، بالکل وہ بھی کسی کی بیٹی تھی. اس کی جان چلی جائے تو پھر کیا ہوگا. شیر باپ کی شیر بیٹی اور اس کی باتیں. ASI کشمور محمد بخش اور ریشما مارننگ شو نیا دن کے مہمان بنے تو محمد بخش نے بتایا کہ کس طرح معاملہ شروع ہوا اور سفاک مجرم کو پکڑنے کا منصوبہ بنایا. احساسات کیا تھے؟ چھوٹی بچی ہے، بولتی ہے انکل نے ایسے کیا ہے. ہمارے کو تو دیکھا نہیں جا سکتا تھا. میں وہاں
जो वीडियो बना रहे थे, मैं उस टाइम उधर ही नहीं था, मैं तो रो पड़ा, किसी और जगह पे गिर गया। 4 साला बच्ची पर जुल्म का जिक्र करते हुए एंकर मोहम्मद शुएब रो पड़े। आपके आंसू नहीं रुक सकते हैं, आप बात नहीं कर सकते। आप जो ना घंटे के बाद जो अपनी हौसला थोड़ा सा रख कर हमारे 4 साल उम्र ही क्या होती है? 4 साल की बच्ची सोच सकता, कोई भी 4 साल की बच्ची के साथ सब कोई नहीं सोच सकता, कोई नहीं सोच सकता कि उम्र ही क्या है उसकी, खेलने कूदने की उम्र है। और ऐसी कई खबरें आती हैं, पड़ोसी ने मसल दिया, जान पहचान वाले ने कर दिया, किसी रिश्तेदार ने कर दिया। किस सोसाइटी में हम किस सोसाइटी में है? बस अल्लाह उनको सजा देगा, अल्लाह इंसानों को हिदायत देगा, क्योंकि ये आखिरी टाइम है हम लोगों का, ये आखिरी वक्त है, आखिरी वक्त है। इतने बच्चों के साथ ऐसे करें, इससे बुरा हो नहीं सकता। शमा के मेहमान एएसआई मोहम्मद बख्श ने बताया कि हमारे सिंध की रिवायत है, मेहमानों पर आँच नहीं आने देते, चाहे जान चली जाए। आगे बढ़े और आपको बताएं, मुल्क भर में कोरोना वायरस के वार जारी हैं। गुज़िश्ता 24 घंटे में 2547 नए केसेस रिपोर्ट हुए, मजीद 18 अफराद जान की बाजी हार गए। कोरोना से अमवात की तादाद 7248 हो गई है। NCOC के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 36,899 टेस्ट किए गए, 2547 मुस्बत आए। कोरोना केसेस की मजमूई तादाद 3,65,927 हो गई। कोरोना को शिकस्त देने वालों की तादाद 3,26,674 है। एक्टिव केसेस 32,005 हैं। सूबाई वज़ीर तालीम मुराद रास ने कहा है कि कोरोना वायरस के केसेस बढ़ रहे हैं, सख्त फैसले करना होंगे। समा के रिपोर्टर दानियाल उमर ने मुराद रास से खुसूसी गुफ्तगू की है। जानते हैं दानियाल उमर से। जी दानियाल, बताइएगा। हम मौजूद हैं सूबाई वज़ीर स्कूल एजुकेशन डॉक्टर मुराद रास साहब के साथ। उनसे जान लेते हैं, सर जो तजवीज़ पेश की है वफाक ने, आप उसको मानते हैं, नहीं मानते हैं? छुट्टियां आप चाहते थे पहले भी कि चूँकि तालीमी हर्ज होगा बच्चों का, आपको क्या लगता है अब छुट्टियां देनी चाहिए या नहीं? देखिए, मैं तो हमेशा से छुट्टियों के अगेंस्ट था, आपको पता है, मैंने अपनी बड़ी क्लियर स्टेटमेंट्स हर जगह दी हुई हैं। मगर मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ये तजावीज़ आई हैं, जो हालात हैं वो तो ठीक इस वक्त नहीं है। मेरा मतलब हालात ख़राब होते जा रहे हैं, आपको पता है केसेस भी बढ़ रहे हैं, और उसकी वजह से हमें देखना पड़ेगा सीरियसली इसके ऊपर कि क्या करना है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हमने बच्चों की ज़िंदगियाँ, टीचर्स की ज़िंदगियाँ, उनकी फैमिलीज़ की ज़िंदगियों का ख्याल रखना है। कोरोना इज़ अ रियलिटी जो कि इस वक्त है और स्पाइक करने की तरफ जा रही है, और अगर हमने अभी चीज़ें कंट्रोल कर लीं तो हमें मुश्किलात से ज़्यादा डील नहीं करना पड़ेगा, जिस तरह पहले हुकूमत ने बड़ी अच्छी तरह उसको हैंडल किया, आप सबके सामने है। और इंशाअल्लाह ताला इस दफ़ा भी जो बेहतरीन फ़ैसला होगा वो हम करेंगे। सूबाई वज़ीर तालीम डॉक्टर मुराद रास के मुताबिक जो मीटिंग है वो जुमे को स्केड्यूल है, उसमें डिसाइड किया जाएगा, तमाम स्टेक होल्डर्स जो हैं वो उसमें शिरकत करेंगे और फिर फैसला होगा कि आया छुट्टियाँ देनी हैं या नहीं देनी। जी, बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।